हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लिबरलाइजेशन। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। उसके पहले मैंने लक्ष्य यूपीएससी का कोर्स अनाउंस किया है। लाइंस इसकी 5 Feb तक खुली हुई हैं। पूरी वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगी, आप जाके प्लीज़ देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, शुरुआत जो करेंगे हम वो देखेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने पुराने पार्ट्स में देखा कि हमने पब्लिक सेक्टर अब धीमे धीमे अपनी कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे रहा था, और बहुत सारे लोगों ने कहा गया कि अब पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, जो स्टेटस है, वो कम हो जाएगा। एक तरीके से वर्ड्स यूज़ करे गए कि अब इसके ऐसी चिड़िया जिसके पर कटने लगे हैं। तो अगर हम इस टॉपिक के अंदर पब्लिक सेक्टर को पढ़ेंगे तो फ्यूचर की अगर हम बात करें यहाँ पे कि आगे आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं है कि उसका रोल खत्म हो जाएगा, या ऐसा नहीं है कि चिड़िया के पंख काट दिए गए हैं। ये सब गलत होगा कहना। क्यों? क्योंकि इसका रोल खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये अपना बस खाली कह सकते हैं आप कि एक चेन से गुजर रहा है। चेन से यूं गुजर रहा है कि पहले ये था कि भाई सोशल हर चीज को देखेंगे, हर तरीकों को, भाई सोशल वेलफेयर सबसे पहला इनका मोटिव था। और लॉस में भी जा रहे हैं तो बस ये देखना है कि सोशल वेलफेयर होता रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये थोड़ा सा कमर्शियल की तरफ चल रहे हैं कि मतलब हमें प्रॉफिट भी होता रहे और साथ ही साथ आसानी से हम लोगों का भला भी करते रहे। क्लियर है? दूसरी बात ये कि अब ये पहले था प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे, अब ये प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड रहेंगे। कि मतलब पहले क्या था, इन्हें सिर्फ प्रोडक्शन करना ही था, करना ही था, करना ही था। तो बस खाली माल यहाँ पे एक तरीके से बस प्रोवाइड करना है, प्रोड्यूस करना है। अब ये है कि जरा सी चीज में हम कैसे ज्यादा निकाल सकते हैं, ये इनका एम है। उसके बाद अब ये थोड़ा अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म थोड़ा जाएंगे लाने की ये बात है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर को लाने का मतलब ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर अपनी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, नहीं। अब वो चीज़ें करेगा वो जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उसे बहुत ही प्रोफेशनली करेगा। समझ रहे हैं आप? ताकि भाई अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से चीज़ों को मैनेज करा जा सके। अब कैसे ये प्रोफेशनलिज्म आएगा? देखिए, ये भी है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अब यहाँ पे स्टेटस जैसे कि पाते हैं, हम लोगों ने पढ़ी है कि अलग अलग कंपनीज होती हैं। किसी को मिनी नवरत्न का स्टेटस मिलता है, किसी को नवरत्न का मिलता है, किसी को नवरत्न का मिलता है। तो ऐसा है कि ज़्यादातर अब जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है वो ऐसे स्टेटस ऑक्यूपाई करे, मतलब सॉरी एक्वायर करे। और इससे क्या होगा, उनको और आज़ादी मिलेगी, अपने जो भी उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अच्छे से ले सकेंगी। और ये बोर्ड्स के थ्रू लिया जाएगा पब्लिक सेक्टर के। पहले क्या होता था कि भाई सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी हर जगह पे। तो अब ऐसा है कि भाई कुछ बोर्ड्स डिसीजन ले लें जिसमें हर बार गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े, सो दैट कि चीज़ें में भाई देरी ना हो और साथ ही साथ अच्छे तरीके से हो। दूसरी बात, भाई कुछ बातें और में देखें कि यहाँ पे ये था कि भाई अब पब्लिक सेक्टर को भाई मर्ज करेंगे। जैसे आपकी ऑयल कंपनीज हो गई, कुछ नेशनलाइज बैंक हो गए, इन सबको मर्ज करने का ये था कि अब यहाँ पे और बड़े लेवल पे इनको लेके जाना है। ठीक है, ग्लोबल कंपनीज के साथ ये compete कर सकें, उनके साथ हम अपना कंपटीशन बना सकें, इसलिए हम कुछ मर्जेस करेंगे। कि भाई अभी देखा बैंक्स में भी काफ़ी सारे मर्जेस होते हैं कि भाई जिसमें लग रहा है कि ये बैंक इस बैंक के साथ जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा बैंक बन सकता है, तो क्यों ना बना दिया जाए। उसके बाद एक रीज़न ये भी है कि कई सारे पब्लिक सेक्टर्स चाहते हैं कि भई जो है वो बाहर जाएँ, चीज़ें देखें कि ग्लोबल लेवल पे क्या वो कर सकते हैं। वो ग्लोबल प्लेयर्स बनना चाहते हैं, बाहर तक जाते हैं, कंट्री से बाहर भी निकलना चाहते हैं कि ये वहाँ की कंपनी है। यहाँ पे ये भी है कि जॉइंट वेंचर ये करते हैं। अब आपने देखा है आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी का मॉडल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी क्या है कि भई प्राइवेट कंपनीज़ के साथ पब्लिक सेक्टर काफ़ी मिल रहा है। इससे क्या होगा कि हर एक भई जिस चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर अपने आप को बड़ा मजबूत मानता है या मजबूत है, तो उन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर देख लेगा, बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर का मामला है, वो देख लेंगे। तो इससे काम और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? अब
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पब्लिक सेक्टर के हैं, इनको जो है कंसिडर करे जाएंगे फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट एंड कॉम्पिटेंस बोथ विद इन एज वेल एज आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे मेरिट बेस पे इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या होता है, ये सब मैंने पुराने पार्ट्स में बताया है, तो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो इनको लेके आया जाएगा, मेरिट बेस इनको लाया जाएगा। अब ये नहीं कि सरकार का बहुत ज़्यादा रोल हो, सरकार इनको अपॉइंट कर रही है तो जो मर्जी आएगी वो इनसे करवा लेगी, ऐसा ना हो। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी कुछ आज़ादी दी जाएगी, है ना, प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छी सी एक लेवल ऊपर ले जाया जाएगा ताकि भाई कंपटीशन बढ़िया हो उसके अंदर। और धीमे धीमे जो यहाँ पे मोनोपोली स्टेटस है था कि भैया यहाँ पे सिर्फ सरकार करेगा, पब्लिक सेक्टर ही रहेगा, इस कंपनी में सिर्फ पब्लिक सेक्टर रहेगा, कुछ कुछ कंपनीज को छोड़ के बच्चों, जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज होती हैं जिनको अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट को दे देगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, उनको छोड़ के बाकी सब में यहाँ पे फॉरेन कंपनीज के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी एंट्री को दिया जा रहा है। इससे क्या है ना कि जितना कंपटीशन होता है उतना कस्टमर के लिए बहुत अच्छा होता है, रेट भी नीचे आते हैं और इनोवेशन भी ऊपर जाता है, समझ रहे हैं। उसके साथ कुछ ये भी चेंज है कि एफर्ट्स वगैरह लिए जाएंगे कि जो भी ऐसी पब्लिक सेक्टर्स हैं जिन जो घाटे में जा रही हैं, है ना, तो उनको कैसे आप जो है वो प्रॉफिट में कर सकते हो, है, लॉसेस कैसे हट सकते हैं, एक अच्छे तरीके से कैसे वो चल सकती है। उसके साथ ये सारे जितने भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर हैं, ये यहाँ पे ऐसे बनाई जाए कि भाई प्राइवेटाइजेशन इनका अगर हो जाएगा, होता क्या है ना, सरकार कंपनीज पे इतना ध्यान नहीं दे पाती, तो उसमें होता क्या है कि भाई बार बार इन्वेस्टमेंट करा करती है, लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट करा करती है, अब वहाँ के एफिशिएंट या प्रोफेशनल हैं कि नहीं है उसके वर्कर्स वगैरह, वो भी ध्यान नहीं देते, सरकार की बात है छोड़ो। तो जब इसका प्राइवेटाइजेशन होता है ऐसी कंपनीज का, तो प्राइवेट प्लेयर्स तो आप जानते हैं उनका मेन क्या होता है, प्योर बिजनेस। और प्योर बिजनेस का जो एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं आपकी चीज है, वो है प्रॉफिट, है ना। ये इसकी क्वालिटी है कि ये प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखता है, प्रॉफिट इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो कोई भी कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर देखता है कि क्यों आखिरकार ये लॉस में जा रही है, तो उसको हम किस तरीके से और अच्छा करें, उसका क्या फॉर्म चेंज करें। तो इसलिए जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो कि लॉस में है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को देने से ये फायदा होता है कि वो कंपनी डूबती नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा है कि इतना बड़ा चैलेंज ये है इतना प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर के सामने, कि इनकी एबिलिटी, है ना, कि ये कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्टिव या एफिशिएंट आगे तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए अब बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि आज की अगर ये प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी थी तो क्यों दे दी प्राइवेट को, तो क्यों दे दी, कि जब यहाँ पे अच्छी खासा प्रॉफिट कमा रही थी तो क्यों उठा के आपने दे दी प्राइवेट को। तो भाई रीजन बच्चों ये होता है इसका कि आज तो प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अगर हम स्पेकुलेशन देखें आगे आने वाले समय के लिए प्रेडिक्ट करें, तो क्या लगता है कि इस समय आज से आने वाले 5-10 साल बाद या कितने भी वक्त के बाद क्या ये प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं कमाएगी। तो इस बात को ध्यान में रख के अगर सरकार को लगता है कि आगे आने वाले समय में हम नहीं कर पाएंगे, तो ये उठा के उस कंपनीज को दे देती है फिर प्राइवेट सेक्टर को। इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात आती है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के बारे में। देखिए अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करी जा रही थी, ठीक है, कि हम आगे ये सोच के चल रहे थे कि आगे 15 सालों के बाद हम कैसे, आने वाले 15 सालों के बाद हम कैसे अच्छा करेंगे, क्लियर है। तो इन सबको बातों को मद्देनजर रखते हुए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को ले आया गया 2011 में, 2011 में। अब इस पॉलिसी के क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या कुछ वजहें थी, आइए जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि अगर हम फिगर टर्म्स में देखें तो इनका ये था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को 12 से लेके 14% तक, 12 to 14% मीडियम टर्म में बढ़ाएंगे, और इसकी जो है वो 2 से 4% इसका रहेगा, अपना मीडियम टर्म में चेंज आता रहेगा। और मैन्युफैक्चरिंग हम कम से कम 25%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हो वो कम से कम 25% तो जो है वो अपनी हमारी नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे सन 2025 तक। इतना याद रखिएगा, 25% टिल 2025, तो याद रहेगा। क्लियर है। अभी सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ना आपका जीडीपी में, तो अभी इनका क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हमको उठाना है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिंक करना है किससे, एग्रीकल्चर सेक्टर से, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अपने आप उठ जाए। क्लियर है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि हमें जॉब क्रिएट करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कम से कम 100 मिलियन जॉब और क्रिएट करनी है 2025 तक। क्लियर है। ये मतलब स्किल के बेसिस पे यहाँ पे गांव के जो रूरल माइग्रेंट्स होते हैं, अर्बन पुअर होते हैं, इन सबको इसके अंदर लाना है, ताकि इन सबको जिनको ज़रूरत है नौकरी की, उनको नौकरी मिल पाए। उसके बाद
increase depth in manufacturing with focus on level of domestic value addition to address national strategic requirement। जो भी ज़रूरत है हमारी नेशनल की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को और ऊपर लेके जाना है ना। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो भी हमारी ज़रूरत है देश की उसे हम पूरा कर सकें। उसके बाद हम ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव हो, है ना। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने पॉलिसी सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे क्या करे, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। देखिए कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर हम अपने देश में काम कर रहे हैं, अगर हम बाहर की कंपनी बनते हैं ना, मतलब ग्लोबली अगर हम अपने आप का अपना पैर जमाते हैं तो उससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है। नाम के सेंस में भी हमारे देश भी ऊपर उठता है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि हमारी करेंसी बहुत सारी ऐसी वेस्ट करेंसी से काफ़ी नीचे है। क्लियर है? उसके बाद कि यहाँ पे ये मान के चले कि ग्रोथ वगैरह अच्छे से हो, पर्टिकुलरली अगर हम देखें एनवायरनमेंट को मद्देनजर लेके रखा जाए। इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव था कि एनवायरनमेंट को हम, प्रकृति को हम एकदम ये ना कहें कि अरे छोड़ो बस धुआं निकालते रहो, है ना, आती है पोल्यूशन होने दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये पॉलिसी जो बेस थी वो ये थी कि भैया हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ करनी है और इसमें सबका साथ लेना है, मतलब सारी जो स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, वो सब मिल के काम करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगी जिससे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। डेवलपमेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन पीपीपी बेसिस, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे। और कैसे, मतलब फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कैसे होगा डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा से तरीके से होगा कि प्रॉपर यहाँ पे अच्छे फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, मतलब यहाँ पे पैसा वगैरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंस करने के लिए अच्छे जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होंगे। उसके साथ जो राज्य की सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो देखेंगी कि भाई क्या कौन सी ऐसी ज़मीन है जो एकदम सही रहेगी किसी भी काम को शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो भी है ना। और जो लैंड है ये यहाँ पे प्रॉपर अच्छी होगी, साथ ही साथ इक्विटी होल्डर्स होंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स वगैरह में। तो ये सब इनका दिमाग था और इसी के चलते इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स इतने अच्छे रखे गए। अब देखिए कुछ पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स थे और ये रखे गए थे कि अगर हमें अपने उद्देश्य को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, ऑब्जेक्टिव्स को पाना है, तो हम ऐसा क्या करें, है ना। क्या ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को रखा गया, तो पहला ये रखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआईएमजेड्स। एनआईएमजेड्स का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को इस्टेब्लिश करा जाए। उसमें जैसे ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड यूज ऑन बेसिस ऑफ जोनिंग। यहाँ पे क्या हो, जो इसके अंदर क्या हो कि ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो, जिसमें लैंड वगैरह जो हो वो जोन के बेसिस पे यूज हो, है ना, ये इस जोन में ये होगा, इस जोन में ये होगा। उसके साथ क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो, है ना, एकदम साफ टेक्नोलॉजी का यूज करें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें से धुआं निकलता हो और एनवायरनमेंट खराब हो जाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो, एकदम एफिशिएंट हो, अच्छे से काम करे और साथ ही साथ क्लीन भी होनी चाहिए। क्लियर है? और ये जो NIMZ है उसको प्रपोज करा गया था विद लैंड एरिया ऑफ एटलीस्ट 5000 हेक्टर्स, कम से कम 5000 हेक्टर का एरिया तो लैंड हो जहाँ पे ये टाउनशिप वगैरह बनेगी। क्लियर है? सेकंड इसका ये था, इसको ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप को प्रपोज किया गया था, है ना। ये सेल्फ गवर्निंग होगी, आज़ाद होंगी, ऑटोनोमस बॉडीज होगी और ये आर्टिकल नंबर 243 QC जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर आएंगी। क्लियर है? तीसरा ये था कि द ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी फाइनेंस अप्रोप्रिएटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग वाइल एसपीवी विल डेवलप द जोन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पीपीपी मोड। मतलब यहाँ पे है कि जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैंने नाम लिया, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये हायर ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे लोकल गवर्नमेंट या स्टेट जो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी होती है वो यहाँ पे सप्लाई करती है ना। इनका मतलब इनका मेन क्या होता है कि हम ऐसा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, कलेक्शन फंक्शंस बनाएंगे कि हम सर्विसेज जो भी होती हैं, सर्विसेज जो भी हम डेवलपमेंट के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें एक प्रॉपर नेटवर्क हो। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे चीज़ें को प्रोवाइड करना है और हमें पता ही नहीं है कैसे प्रोवाइड करना है। समझ रहे हैं? तो ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो पूरा ये चीज़ बनाने वाला, नेटवर्क बनाने वाला सीन है, इसे फाइनेंस करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा। अब आप कहोगे मैम वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, तो मैं इसमें सब कुछ अच्छे से बताना चाहती हूँ इस सीरीज़ में। देखिए वायबिलिटी गैप फाइनेंस जो होता है इसका मतलब होता है कि आप सपोर्ट जब किसी ऐसे प्रोजेक्ट को देते हो जो इकोनॉमिकली तो अच्छे होते हैं बट फाइनेंशियली वायबल नहीं होते,
समझ रहे हैं? इस स्कीम को 2004 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो प्रोजेक्ट्स आते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर उन्हें हम सपोर्ट कर सकें, सरकार सपोर्ट कर सके। ठीक है? तो ये सब इनका कहने का मतलब था, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और यहाँ पे एसपीवी जो है उसे ये डेवलप करेगी ज़ोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। अच्छा, उसके बाद एक क्या था जो एनआईएमजेड मैं बता रही हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन्स, ये मैनेज कौन करेगा? एसपीवी। एसपीवी का फुल फॉर्म अच्छा बता दूँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे सरकार हेड करेगी, उसके ऑफिशियल हेड करेंगे और एक्सपर्ट्स वगैरह, जैसे कि एक्सपर्ट्स इन्वायरमेंट वगैरह एक्सपर्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, कि मतलब पता हो कि ऐसा ना हो कि भाई इन्वायरमेंट खराब हो जाए, तो ये सब लोग मिलके इसको हेड करेंगे। ओके, अब बात आती है एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पे फैशन पॉलिसी लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले फोकस सेक्टर्स देखेंगे, किस पे फोकस डालना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि टेक्सटाइल होती हैं या गारमेंट्स होती हैं, लेदर या फुटवेयर की होती हैं, जेम्स या ज्वेलरी की होती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डालना है, इस पे फोकस डालना है जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है? सेकंड ये फोकस था कि भाई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जैसे कि मशीन टूल्स, आपका हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट बनता है, अर्थ मूविंग या आपका माइनिंग इक्विपमेंट बनते हैं, तो ऐसे ऐसी इंडस्ट्री जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज गो एंड चेक आउट पार्ट नंबर 1 and 2, यू विल फाइंड ऑल दीज इंडस्ट्रीज इन डिटेल। वहाँ सब कुछ मैंने बता दिया कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या करती हैं। क्लियर है? उसके बाद फोकस में ये ऐसा सेक्टर था कि भाई इंडस्ट्री जिसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होती है, जैसे कि एरोस्पेस, शिपिंग, आईटी हार्डवेयर बनाने वाली इंडस्ट्री, या इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली, आपकी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली, या डिफेंस इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी वाली, तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ज़रूरत है कि भाई इंडस्ट्री जहाँ पे इंडिया एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंजॉय करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में हम मजबूत हैं, या फार्मास्यूटिकल में हमारी कंट्री बहुत मजबूत है, मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग अच्छे बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम वर्ल्ड में अब नंबर 1 पे आ जाएं। उसके बाद स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इन सब पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात आती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। ठीक है, एनआईएमजेड, जिसके बारे में अपन अभी बात ही कर रहे थे। तो देखिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, ये है, ये आर बीइंग कंसीव्ड एज जायंट इंडस्ट्रियल ग्रीनफील्ड टाउनशिप टू प्रमोट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया, ये ऐसी एक बहुत बड़ी, मतलब एक टाउनशिप टाइप की बनाएंगे, उसके अंदर सब कुछ यहाँ पे रखेंगे ताकि हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, एक छत के नीचे हम सारा काम यहाँ पे कर सकें। दूसरी बात, मिनिमम साइज, जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा है, 5000 हेक्टेयर होना चाहिए मिनिमम साइज का, मतलब अगर किलोमीटर्स में आपको बताएं तो 50 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे प्रोसेसिंग एरिया जो है वो कम से कम 30% का होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आती है बात आपका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये यहाँ पे जो भी कॉस्ट आएगी इस पूरा प्लान करने की, या आपका जो आपका एक्सटर्नल या फिर आपका इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिंकेजेस को, जैसे कि आपका रेल होती है, रोड होती है, आपका पोर्ट्स वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, टेलीकॉम वगैरह होता है, इन सबको जो इम्प्रूव करने के लिए, या मतलब इसको बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके साथ स्किल डेवलपमेंट की कॉस्ट, या आपका प्रमोट करने की डोमेस्टिक या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तीसरी बात इसके अंदर होगा जो, वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड विल बी अंडरटेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी, अब देखिए, ज़मीन कहाँ कैसे लेनी है, कि कौन सा एरिया अच्छा होगा इसके लिए, कहाँ पे टाउनशिप डेवलप करेंगे तो बेटर होगी, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारें देखेंगी अपने एरिया के हिसाब से कहाँ क्या होगा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी पानी की ज़रूरत होगी उसके अंदर, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी कैसे वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ से कैसे रोड वगैरह वहाँ कैसे पहुँचेंगी, या आपके इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, अगर वहाँ पे हम डेवलप करते हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी इन्वायरमेंट में, ये पूरा पूरा समझना, जानना, इसकी स्टडी करना। और जो भी कॉस्ट आएगी उस लैंड ओनर्स की, जिनकी लैंड हम एक्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर सेक्शन को कहा कि हाँ ठीक है, ये जो लैंड है ये हमारे लिए ठीक है, हमारे मतलब की लैंड है, तो यहाँ पे अक्वायर करेंगे। हमने आपको समझाया था पुराने पार्ट्स में, जब अक्वायर करते हैं लैंड को, तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको रीसेटल करा जाता है, रिहैबिटेट किया जाता है, उसके साथ जो है इनको कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं कंपनसेशन में। तो इन सबको जो भी देना लेना है, जो भी जिम्मेदारी है, कैसे क्या करना है, सारी कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट देखेगी।
क्लियर है? फिर इसके अंदर भाई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी एक्विजिशन का रोल होगा, मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे भी ज़मीन लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लेगी, जैसे भी होता है। और जो सरकार है ना? सरकार के अंदर परचेजेस प्रेफरेंसेस दी जाएँगी यूनिट्स को, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन्स के अंदर आएँगी। क्लियर है? तो ये परचेज़ प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, ये तो पुरानी बात हुई है, 16-17 का फाइनेंशियल ईयर बताया गया इसके अंदर कि इतना-इतना दिया गया, ऐसे-ऐसे दिया गया, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। खैर, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स आइडेंटिफाई अंडर डीएमआईसी। जो भी डीएमआईसी के अंदर आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वो बताती हूँ मैं। ये मैंने बताया ना क्या होती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की, मतलब ऐसा टाउनशिप बनाएंगे 5,000 एकड़ का तो होना ही चाहिए ये वो। तो कहाँ कहाँ पे बना है उसके कुछ नाम आपको समझाती हूँ। अहमदाबाद, ढोलेरा जो कि इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात के अंदर है, वो भी इसी का पार्ट है। सेंधरा बितकिन इंडस्ट्रियल पार्क सिटी जो कि औरंगाबाद के पास आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। उसके साथ मानेसर बवाल इन्वेस्टमेंट रीजन हरियाणा के अंदर आपको मिलेगा। खुशखेड़ा, भिवादी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा। पीथमपुर, धार, माओ इन्वेस्टमेंट रीजन आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। और दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया आपको महाराष्ट्र, और आखिरी में जोधपुर पाली मारवाड़ रीजन आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा। आई एम सो सॉरी अगर मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, आप किताब में इस नाम को देख सकते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ कुछ 14 तरह के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स और डीएमआईसी रीजन्स जो है ये आपके जो है अप्रूवल में चल रहे हैं। जैसे कि आपका कूही एंड उमरेद तालुका ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, तुमकुर कर्नाटका के अंदर, चित्तौड़ आंध्र प्रदेश के अंदर, मेधक तेलंगाना के अंदर, आपका प्रकाश जो है आपका वो आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी प्रकाशम आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। और भी कई सारे हैं जैसे कि गुलबर्गा, सॉरी गुलबर्गा कर्नाटका के अंदर, कोलार आपका कर्नाटका के अंदर, बिदार कर्नाटका के अंदर है आपका, कालिंगा नगर आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ेगा। आपका हैदराबाद फार्मा एनआईएम है ना, रंगारेड्डी, और आपका महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, आपका रामनाथपुरम तमिलनाडु, पुनेरी तमिलनाडु, औरैया उत्तर प्रदेश, और झांसी उत्तर प्रदेश। तो इतनी जगह पे है जो प्रपोजल है अभी। और यहाँ पे अभी बनने की पूरी वो है ना, ये अप्रूवल दिया गया है इसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। जैसे कि टाइमलाइन बता दी जाएगी कि मतलब भैया इस वक्त के अंदर आपको काम करना है, ये नहीं कि बस ठीक है करेंगे, अब मस्ती में बैठे कर लेंगे आराम से। उसके साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जेम्पशंस देंगी रूल से, रेगुलेशन से, जो कि आपका लेबर से रिलेटेड होंगे, इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड होंगे। जो भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने को लेके जो भी एग्जेम्पशंस है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। उसके बाद आपका जैसे भी काम करना है, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिस तरह से भी कोऑपरेट करके यहाँ पे काम करेंगे, समझ रहे हैं ना, सरकार के साथ में, और सरकार साथ में जो भी इंस्पेक्ट करेगी चीज़ों को, है ना, ओवरऑल कंट्रोल वगैरह जैसे भी रहेगा वो रहेगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का। और ये जो कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, ये सब देखेंगी। उसके बाद जो क्लियरेंसेस के प्रोसेस हैं, है ना, कि मतलब हाँ ठीक है इनको यहाँ पे क्लियरेंस मिल गई, आप यहाँ पे आगे काम करिए। तो जो सेंटर और स्टेट अथॉरिटी जो क्लियरेंसेस देंगी, ये यहाँ पे वेब इनेबल्ड होगा। मतलब अब पेपर लेके नहीं दौड़ना पड़ेगा कि भैया ये पेपर साइन कर लीजिए साहब, कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, सब ऑनलाइन इंटरनेट से हो जाएगा। उसके बाद एक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एक कॉमन रजिस्टर को बनाया जाएगा, और सब चीज़ यहाँ पे कॉमनली देखिए होंगी। उसके साथ मल्टीपल मल्टीपल रिटर्न्स जो सबमिशन होता है इसका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, इसे एक सिंप्लीफाइड करा जाएगा मंथली या क्वार्टरली रिटर्न से। ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और सरकार का बहुत अच्छा स्टेप भी है कि अलग अलग जो हम मल्टीपल रिटर्न करते हैं, या इसमें एक चीज़ अभी और आएगी कि जो मल्टीपल विंडो होती है कि भाई यहाँ से अलग क्लियरेंस ले रहे हैं, यहाँ से अलग ले रहे हैं, यहाँ से अलग ले रहे हैं, इन सबको अब सरकार ना रिप्लेस करके एक सिंगल विंडो वाला काम करी, जहाँ से एक बार में काम हो जाए। तो यही चीज़ें हो रही है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस यूनिट्स भी हैं। ये आपका जो NIMZ बनाने के लिए सिंगल विंडो का यूज़ भी किया जाएगा। साथ ही रिटर्न की अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो वो भी काफ़ी सिंपल बनाया जाएगा, मंथली या क्वार्टरली होगा, और यहाँ पे इजीली काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट।
तो अब इसके अंदर क्या समझेंगे हम कि पॉलिसी यहाँ पे देखेंगे कि भाई देखो इंटेंट्स करती है टू लेवरेज द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस ग्रीन टेक्नोलॉजी। मतलब अभी जो सरकार की स्कीम्स चल रही है, सरकार के इंसेंटिव्स चल रहे हैं, उनको उनमें देखिए क्या हो सकता है अच्छा, और साथ ही साथ नए नए मैकेनिज्म जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाने के और क्या तरीके हो सकते हैं, उसके फील्ड में भी काम करा जाएगा। दूसरी बात टेक्नोलॉजी के सब में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्विजिशन और डेवलपमेंट फंड, यहाँ फंड पैसा बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए, तो भैया डॉलर यहाँ पैसा जो है वो प्रपोज करा गया है, ऐसा फंड बनाया जाएगा जिसमें प्रॉपर किस तरह से टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करनी है उसके लिए पैसा आएगा। उसके साथ यहाँ पे पेटेंट पूल बनाया जाएगा कि देखो अब हम कोई चीज़ मान ली बनाते हैं तो उसमें हमारा एक पेटेंट, हम पेटेंट ले लेते हैं उसका, ताकि उसको भाई कोई और ऐसे अपने नाम पे यूज़ ना करे, तो ऐसा पेटेंट पूल बनाया जाएगा। डेवलपमेंट करा जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट का। मतलब देखिए यहाँ पे जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गौर से समझिएगा बच्चों, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है, या एनर्जी की कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं ताकि हमारी बिजली जो है वो कम लगे, तो इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, ऐसे इक्विपमेंट को हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे हमारे देश के अंदर। उसके साथ एक ये जो फंड होगा ये एक ऑटोनोमस पेटेंट पूल का भी काम करेगा, और लाइसेंसिंग एजेंसी का भी काम करेगा ये फंड। और ये यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है राइट्स, जो आईपीआर राइट्स हैं, उनको भी परचेज करेगा पेटेंट होल्डर्स से। ये समझते हैं ना, आईपीआर वगैरह पॉलिसीज अभी तो फिलहाल हमारे देश में है नहीं। यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह जो पड़ता है, आपका पेटेंट जो होता है, तो ये सब इसके अंदर आता है। तो कोई कंपनी जो चाहती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह को लेना, कि भई वो ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहती है, जिसके लिए भई वो पहले से कह दे कि देखो भई ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो ये हमारा इस पे पेटेंट है। अब अगर आप कोई लेना है तो इसके लिए कॉपी राइट आपको लेना पड़ेगा, तब आप बना सकते हो, है ना। या रॉयल्टीज़ वगैरह होती हैं, जैसे आपने कोई किताब लिखी, ठीक है, तो जितनी बार वो छपेगी, जितनी बार आगे बढ़ेगी, आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई यूनिक आइडिया लेकर आते हो तो उसके लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये पूल यहाँ पे ये सब भी काम करेगा कि कोई कंपनी चाहती है आईपीआर वगैरह लेना और अपने कोई नया प्रोडक्ट अपने मन से डेवलप करना, तो लाइसेंस वगैरह जो है वो सब मिल जाएगा। समझ रहे हैं सब कितनी अच्छी बात है इसके अंदर। उसके बाद ये देखिए इंसेंटिव अंडर नेशनल प्राइसिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे बात करेंगे इंसेंटिव्स वगैरह की नेशनल प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर। तो पहला आता है ट्रांसफर ऑफ असेट्स। ये समझिएगा, अगर मान लीजिए यूनिट को कह दिया गया सिक है, अब ये खराब हो गई, बेकार हो गई है, तो मतलब एक जो ये यूनिट चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है, अब वो उससे कह दिया गया अब ये बेकार हो गई है, अब इसके इसके आगे काम में नहीं आ सकती है। तो जो असेट्स उसके अंदर रखे हैं उनका ट्रांसफर देखा जाएगा कंपनी जो कि आपका एनआईएमजेड को मैनेज कर रही होगी। एनआईएमजेड को जो कंपनी मैनेज कर रही होगी, वही कंपनी यहाँ यूनिट का जो भी असेट्स वगैरह है उसको देखेगी कि वो क्या है क्या नहीं है, उनको ट्रांसफर करने को लेके, उनको मैनेज करने को लेके। उसके साथ जो कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं, क्लियर है, उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दी जाएगी। जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, अगर आप कोई प्लांट या मशीनरी बेचते हो किसी यूनिट की जो कि आपकी एनआईएमजेड में लोकेटेड है, तो रिलीफ फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ यूनिट लोकेटेड इन एनआईएमजेड विल बी ग्रांटेड इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल consideration within a period of 3 years for purchase of new plant and machinery in any other unit located in the same or another NIMZ। अब इसको मैं समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले समझिए कैपिटल गेन क्या होता है। देखिए, जब आप कोई अपनी असेट वगैरह बेचते हैं, तो मान लीजिए कभी आपने बेचा, अब उसका उस समय जब आपने खरीदा था तब दाम 10 रुपए था। अब जब आप बेच रहे हो तो मान लीजिए 15 रुपए का हो गया, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगा, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है उसके दामों में, तो होता क्या है, इस पे मान लीजिए इस कैपिटल जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है उसमें मान लीजिए उस पे टैक्स लग गया, ठीक है। तो इस ऐसे टैक्स से रिलीफ भी प्रोवाइड करा जाएगा। कैसे कि अगर आप मान लीजिए इस प्लांट को अपने बेच रहे हैं, और बेचने के बाद उसके 3 सालों के भीतर एक नई एनआईएमजेड में आप एक नई प्लांट और मशीनरी को उसी पैसे से खरीद रहे हैं, तो क्लियर है। तो ट्रांसफर ऑफ असेट्स के अंदर ये आता है। उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस की बात करें, तो देखिए 5% जो इंटरेस्ट है इन रियम्बर्समेंट एंड 10% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ऐसे इक्विपमेंट, मशीन या डिवाइसेस जिससे आप पोल्यूशन को कंट्रोल करते हो। समझ रहे हो, आप पोल्यूशन को कंट्रोल करते हो, या एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी का कंजम्पशन कम करने वाले एसिड बना रहे हो, या आप वाटर कंजर्वेशन की तरफ कोई इक्विपमेंट या मशीन या डिवाइस बना रहे हो, तो इसमें आपको कितना फायदा दिया जाएगा, 5% इंटरेस्ट इन रियम्बर्समेंट और 10% कैपिटल सब्सिडी। क्लियर है।
उसके बाद एक ग्रांट करीब 25% की दी जाएगी एसएमईज़ को, ठीक है? जो यहाँ इस पे खर्चा करेंगी, जो भी उनका खर्चा आएगा ऑडिट पे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ यूएस डॉलर 1538.46, $1538 तक के लिए ऑडिट का जो भी उनका एक्सपेंडिचर आएगा, तो एसएमईज़ को यहाँ पे 25% की ग्रांट दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर है कि 10% वन टाइम कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी उन यूनिट्स को जो कि प्रैक्टिस कर रही हैं ज़ीरो वाटर डिस्चार्ज। बहुत ही अच्छी बात है, पानी को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम इसके अंदर उठाया गया। उसके बाद एक रिबेट भी दी जाएगी वाटर सेस पे, ताकि आप वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग फैसिलिटी कर लो, है ना? कि मतलब आपका जो पानी वेस्ट होता है उसको जो है रिसाइकिल करने के लिए आप ऐसा कोई प्लांट लगा रहे हो, इसलिए आपको रिबेट दी जाएगी वाटर सेस पे, ठीक है? वाटर चार्ज जो लगता है। उसके बाद आपका इंसेंटिव्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम के, वो सब दिए जाएँगे। उसके बाद इंसेंटिव जो यूएस डॉलर 3076.92 यूएस डॉलर का होगा, वो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप वो उन सारी बिल्डिंग्स को दिया जाएगा जिसमें आपका ग्रीन रेटिंग जिन बिल्डिंग्स को मिली है, आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दी गई हैं, या फिर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन के द्वारा, या फिर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट सिस्टम्स के द्वारा। तो इनको यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा, समझ गए? ऐसी बिल्डिंग जिनको ग्रीन रेटिंग मिल गई है उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा, इतना समझिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर आप ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई डिवाइस बना रहे हो जिससे, फिर समझिए, जिससे आप पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, या वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही जो आपका है एसएमईज वगैरह को एक्सेस दी जाएगी, कि वो पेटेंट पूल के अंदर एक्सेस दी जाएगी, या आप कह सकते हो कुछ आपको रियम्बर्समेंट मिलेगा, मतलब पैसा वापस कहते हैं, रियम्बर्समेंट का मतलब होता है पैसा जो लगाया वापस मिल गया, ठीक है? तो कुछ पार्ट ऑफ रियम्बर्समेंट मिलेगा टेक्नोलॉजी एक्विजिशन का कॉस्ट, जो कि मैक्सिमम डॉलर 30,769.23 होगी, ताकि आप क्या करें, कुछ आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, मैक्सिमम ये 5 सालों तक के लिए रहेगा। उसके बाद आता है स्पेशल बेनिफिट्स टू एसएमईज, ठीक है? एसएमईज को भाई क्या, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, क्या इनको क्या फायदा मिल रहा है, तो देखिए, तो भैया कैपिटल गेन टैक्स से काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को, कि अगर वो अपना घर वगैरह या अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उससे आप फिर से जो है री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, ठीक है? अब दूसरी बात क्या है, इनको यहाँ पे टैक्स पास थ्रू स्टेटस फॉर वेंचर कैपिटल फंड विद अ फोकस ऑन एसएमईज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे फोकस डाला जाएगा एसएमई सेक्टर पे, और यहाँ पे भाई टैक्स वगैरह वेंचर कैपिटल फंड्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी लिबरलाइजेशन ऑफ आरबीआई नॉर्म्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये अपने कुछ नॉर्म्स में बैंक्स वगैरह को कुछ आज़ादी देंगे कि आप जो है वो इन्वेस्ट करो वेंचर कैपिटल फंड में, ठीक है? और फोकस डालो एसएमईज पे, और यहाँ पे पूरा ये कंसल्ट वगैरह आरबीआई के साथ करके बातें यहाँ पे होंगी। उसके बाद आईआरडीए की गाइडलाइंस में भी काफ़ी आज़ादी दी जाएगी, ताकि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज भी इन लोगों पे कर सकें। उसके साथ यहाँ पे एसएमई, यहाँ पे इंक्लूजन होगा लेंडिंग टू एसएमईज इन मैन्युफैक्चरिंग एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। समझो, यहाँ पे हमने कहा ना सर्विस सेक्टर तो हमारा बहुत मजबूत है इंडस्ट्री में, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर हो, तो लेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दी जाए, ऐसा कुछ करा जाएगा। साथ ही साथ ईजियर एक्सेस टू बैंक फाइनेंस थ्रू अप्रोप्रिएट बैंक लेंडिंग नॉर्म्स, बैंक आसानी से लोन दे सकेगा क्योंकि उसके नॉर्म्स काफ़ी रिजिड नहीं होंगे, आसानी से लोन मिलेगा तो आसानी से आगे काम होगा। उसके साथ स्टॉक एक्सचेंज को भी रखने की बात है इसके अंदर एसएमईज के लिए, और सर्विस एंट्री फॉर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एसएमईज, ठीक है? मतलब यहाँ पे सर्विस एंट्री होगी अगर जो भी पेमेंट वगैरह कलेक्ट करना है, जो भी ड्यूज है वगैरह है इनके वो। अब उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पॉलिसी यहाँ पे ये कंसिडर करती है कि यहाँ पे यूज हो सकता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का विद स्टिपुलेशन ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन इन स्पेसिफाइड एरियाज। जो ये सारे एरियाज कौन कौन से होंगे, आपका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट बनाने की बात हो रही है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बनाने की बात हो रही है, या कोई फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनाने की बात हो गई, जिसके वजह ऐसा कार या ऐसे कुछ भी आप बना रहे हैं जिसमें जो है वो तेल कम लगता है ना, फ्यूल कम लगता है। आईटी बेस्ड कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, पावर है, रोड है, रेलवे है, आपका हाईवे है, एविएशन पोर्ट्स है, तो इसमें यहाँ पे सरकार का रोल रहेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन मेजर्स देखिए, तो इसके अंदर क्या आता है, स्किल बिल्डिंग,
अमंग लार्ज नंबर ऑफ अ मिनिमली एजुकेटेड वर्कफोर्स, जो जो है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, उनके अंदर स्किल और डेवलप करना। दूसरी बात कि जो भी वोकेशनल या स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको उन लोगों को देना। कैसे आप दोगे इसको? आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करा जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर, और इसके अंदर लोगों को स्किल प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद और क्या कहा गया है? और कहा गया है कि स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट होगा। कैसे? इस्टेब्लिशमेंट करके पॉलीटेक्निक्स का। पॉलीटेक्निक वगैरह सुनते हैं ना, पॉलीटेक्निक से लोग काफ़ी कोर्स करते हैं। तो यहाँ पे इससे अच्छा से स्किल डेवलप करा जाएगा। और आखिरी में इस्टेब्लिशमेंट होगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर का ईच एनआईएमजेड। हर एक एनआईएमजेड में, एनआईएमजेड का फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ, बार बार मत पूछिएगा। तो इसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएँगे। आखिरी में इस टॉपिक के आखिरी उसको डिस्कस करते हैं, एग्ज़िट मैकेनिज़्म। एग्ज़िट मैकेनिज़्म क्या है? इसमें ये है कि इसमें अंदर अल्टरनेट एग्ज़िट मैकेनिज़्म होगा, थ्रू अ जॉब लॉस पॉलिसी वगैरह होंगी, और सिंकिंग फंड या कॉम्बिनेशन दोनों का हो सकता है, जैसे भी होगा। तो इसलिए इंसेंटिव जो भी वो ऑफ़र करे जाएँगे इस नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को, और साथ ही साथ अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे हमारी कंट्री को और आगे ग्रोथ करने में। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब your channel Sirf IS, and if you want to join me and support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also. And please share your views in the comment box, and also you can watch these videos on Facebook. It is by the name of Sirf IS. You can like the page and watch these videos there also. Along with this, Twitter, Instagram, Telegram, all the links are in description box. You can follow me any of them. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.